आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए फाइनल में पढ़ने वाले विद्यार्थी यानी बीए थर्ड ईयर, राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर, जिसका नाम है आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं विदेश नीति। ये पेपर का नाम है जो कि सभी विश्वविद्यालयों में दूसरे पेपर के रूप में बीए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए चलता है। इसके दो पार्ट हमने पढ़ लिए। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तीसरे पार्ट का पहला भाग पढ़ेंगे यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, जिसका पहला भाग आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इस बात के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि यूएनओ के जो आपको 3 वीडियो उपलब्ध होंगे, यानी 3 वीडियो में ये पार्ट क्लियर होगा क्योंकि पार्ट काफी बड़ा है। तो इसे हम 3 वीडियो में पढ़ेंगे और 3 वीडियो में पूरी जानकारी यूएनओ से संबंधित हो जाएगी। एग्जाम के लिए आगे की जितनी भी एग्जाम्स है उन सभी की एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और परीक्षा जो आपकी ग्रेजुएशन की यानी बीए फाइनल की जो एग्जाम होती है उसमें निश्चित रूप से इसमें से प्रश्न आते हैं। इसलिए इस पार्ट को आप पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ें और यूएनओ की जानकारी भी आपको होना जरूरी है क्योंकि कंपटीशन के लेवल पर भी यह एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इस चैनल पर आपको बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के बीए फाइनल तक के बहुत सारे विषय यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल तक जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी यानी आपके पर्यावरण, कंप्यूटर, इन सभी विषयों का अध्यापन जो आपको करवाया जाता है। मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत ही यानी एक अच्छा और एक गोल्डन चांस है कि आप नियमित रूप से अध्ययन करके और अपने विषय की अच्छी जानकारी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से किसी प्रकार की कोई फीस आपसे नहीं ली जाती है। इसलिए आप मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी वीडियो बनेगा तो आपके लिए उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसका अध्ययन आराम से कर पाएंगे। यानी अपना जो यानी जैसे हिंदी लिटरेचर, जैसे बीए फाइनल की, जैसे बीए फर्स्ट ईयर के पूरे पार्ट पॉलिटिकल, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, इनका सिलेबस हो गया है। बीए सेकंड ईयर का चल रहा है, बीए फाइनल का भी शुरू हो गया है, यानी पॉलिटिकल साइंस जो है शुरू हो गई है, हिंदी लिटरेचर आपके शुरू हो गई है। तो इनके पार्ट भी शुरू हो गए हैं। पॉलिटिकल साइंस के 2 पार्ट पहले हम पढ़ चुके हैं, आज हम तीसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो इस तीसरे पार्ट को आप अच्छी तरह से देखें और इसमें क्या क्या है देखिए। बहुत ही अच्छा पार्ट है, आप अपना एक नोट्स तैयार कर सकते हैं इसके लिए। सबसे पहले हम संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली यानी संगठन, कार्यप्रणाली और भूमिका, इसके रूप में आपके ये पार्ट है। तो आज हम संगठन तक पहुंचेंगे, यानी जो इसके जो अंग है वो कितने हैं वहां तक हम जरूर पहुंचेंगे। इसमें इसको बनाने में संयुक्त राष्ट्र का उदय हुआ, कैसे हुआ, क्या परिस्थितियां रही, तो उन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एक ऐसे समय में हुई थी जब दूसरा युद्ध जो है पूरे विश्व को आतंकित कर रहा था। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, यानी 1939 से लेकर के और 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था। और उसी समय में जो है अपने संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की का उद्भव होता है। तो इसमें क्या हुआ कि एक तरफ धुरी राष्ट्र थे, एक तरफ मित्र राष्ट्र थे। और धुरी राष्ट्रों में जैसे जर्मनी, इटली, जापान, जर्मनी, इटली, जापान, इनको धुरी राष्ट्र कहा जाता था। इनकी जो सम्मिलित शक्ति थी, इस शक्ति का सामना करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य मित्र राष्ट्रों की सारी शक्तियां जो लगी हुई थी, यानी सारे राष्ट्र है जो मित्र राष्ट्र है वो जर्मनी, इटली और जापान, इनकी शक्तियों का सामना करने के लिए लगे हुए थे। और दूरी राष्ट्रों की बढ़ती हुई सैनिक शक्ति वास्तव में प्रजातंत्र और मानव अधिकारों के लिए एक संकट का संकेत कर रही थी। अगर मान लो जर्मनी, इटली, जापान यानी ये दूरी राष्ट्र यदि जीत जाते तो विश्व का यानी जो है आज व्यवस्था अलग होती, यानी मानव के लिए एक संकट हो जाता। यदि इस दूरी राष्ट्रों की विजय होती तो निश्चित रूप से विश्व पर बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता और संभव है और ये भी हो सकता, यानी ये भी भविष्यवाणी की जा सकती है कि हमारी जो आजादी, हमारा जो प्रजातंत्र है, उनके आदर्शों को बहुत बड़ा नुकसान होता। यानी अगर धुरी राष्ट्र जीत जाते, धुरी राष्ट्रों की विजय हासिल हो जाती, अगर मित्र राष्ट्र जो है इनका सामना नहीं करते, तो यानी हमारे प्रजातंत्र यानी लोकतंत्रात्मक जो शासन है, विश्व में जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, इस पर और हमारी जो आजादी है इस पर बहुत बड़ा आघात हो जाता, बहुत बड़ा हमला हो जाता। इसीलिए यानी इनका सामना कैसे किया जाए, इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में जनवरी 1942 में ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन और अन्य जो 26 जो मित्र राष्ट्र थे उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 1942 में, यानी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में हुआ था। इसमें 26 राष्ट्रों ने भाग लिया था, जिनमें अगुवाई कर रहे थे जैसे
अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन, ये चार जो राष्ट्र थे, यानी ये महाशक्तियों के करीबी थे। तो इन राष्ट्रों ने अन्य राष्ट्रों को भी नियुक्त करके, आमंत्रित करके, और 26 राष्ट्र मिलकर के, 26 राष्ट्रों के प्रतिनिधि जो है वो वहां पर एक सम्मेलन किया, और सम्मेलन करके उन सभी ने एक ही बात रखी कि ये जो धुरी राष्ट्र है, यानी इटली, जर्मनी, जापान, इनका सामना कैसे किया जाए। इनका सामना करने के लिए एक इस प्रकार के राष्ट्र संघ का, यानी इस प्रकार का एक संघ बनाया जाए जो इनका सामना कर सके। पूरे जो अन्य जो राष्ट्र है, जैसे जिन राष्ट्रों पर ये अधिकार करना चाह रहे हैं, उन राष्ट्रों की, उस देश की सहायता की जा सके। तो सभी राष्ट्र एकजुट होकर के एक इस प्रकार का संघ बनाया जाए, जिसका नाम उन्होंने क्या नाम दिया था, संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी यूनाइटेड नेशंस नाम दिया गया। और ये यूनाइटेड नेशंस नाम है वो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ को, संयुक्त राष्ट्र संघ जो नाम है, यूएनओ जो है, जो यूनाइटेड नेशंस जो नाम है वो किसने दिया गया था, यानी तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उनके द्वारा दिया गया था। अब आगे क्या हुआ कि 1 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र जितने भी थे उन सभी राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ, और इसमें लगभग 50 देशों ने भाग लिया था। पहले यानी जनवरी 1942 में हुआ। जनवरी 1942 में यूनाइटेड नेशंस जो है उनका यानी अस्तित्व में आया, यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। अब यूनाइटेड नेशंस के जितने भी सदस्य थे उनका और अन्य सदस्य भी जो भाग लेना चाहते थे, कुल मिलाकर के 1 जून 1945 को जो सैन फ्रांसिस्को में दूसरी बार जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में 50 राष्ट्रों ने भाग लिया था, 50 सदस्यों ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर, यानी प्रस्तावना और अनुच्छेद 111 के साथ, अनुच्छेद 111 के साथ अंतिम रूप दिया गया, और संयुक्त राष्ट्र संघ की औपचारिक स्थापना हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की औपचारिक स्थापना यदि हम पूछें तो 1 जून 1945 को जो सैन फ्रांसिस्को में जो संयुक्त राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ था, यूनाइटेड नेशंस जो बनाया गया था पहले, यूनाइटेड नेशंस का जो राष्ट्र संघ के जो सदस्य थे उन्होंने भाग लिया, और 50 सदस्यों ने भाग लिया। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक घोषणा पत्र जारी हुआ जिसमें प्रस्तावना थी, और अनुच्छेद 111 के रूप में, यानी उसको संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम दिया गया, औपचारिक स्थापना हो गई। इसका अस्थायी मुख्यालय है वो अमेरिका के लेक्स में रखा गया था, यानी लेक्स में रखा गया था, अमेरिका के लेक्स स्थान पर उनका अस्थायी मुख्यालय रखा गया यूएनओ का सबसे पहले। उसके बाद जो है उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क को कर दिया गया। 2 वर्ष बाद अधिकार पत्र पर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा 26 जून 1945 को हस्ताक्षर हो गए। 1 जून को सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ, और 26 जून 1945 को 50 प्रतिनिधियों ने इसमें शामिल होकर के हस्ताक्षर कर दिए। अब 50 राष्ट्रों के हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद एक 51वां सदस्य था पोलैंड का प्रतिनिधि उस अधिवेशन में नहीं हुआ, उसने बाद में इस पर हस्ताक्षर किए और वो 51वां सदस्य बना। तो इसका 51वां सदस्य है, यूएनओ का 51वां सदस्य यदि पूछा जाता है तो वो कौन सा देश था, पोलैंड था। बहुत सारे प्रश्न जो है इसमें क्लियर होने वाले हैं, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। वो एक औपचारिक स्थापना थी। औपचारिक स्थापना तो यानी जून में हो गई थी, लेकिन आधिकारिक रूप से जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई। और इस अधिकार पत्र की पुष्टि चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, इंग्लैंड, अमेरिका और भी बहुत सारे जो देश थे अन्य जो हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा की गई। और 24 अक्टूबर प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस होता है, जिसमें अधिकार पत्र जो है, जैसे चीन है, फ्रांस है, सोवियत संघ है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, और भी बहुसंख्यक जो राष्ट्र हैं उनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया और एक अंतिम रूप उसको दे दिया गया। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हो गई। अब जैसे पहले तो उनका लेक्सस में था, यानी अमेरिका के, फिर 1946 से संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय है वो न्यूयॉर्क में हो गया था। जो न्यूयॉर्क में ये कब से है, इनका कार्यालय 1946 से है, जबकि इसका स्थापना है वो 1945 में हो गई थी। तो उस समय पहले जो है अमेरिका के लेक्स नगर में था, और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, 193 है। कितनी सदस्यों की संख्या है, 193 है। और सूडान जो है वो अंतिम सदस्य के रूप में है। अब जैसे मान लो प्रश्न आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना या उद्भव कैसे हुआ, कौन सी परिस्थितियां रही, तो उनके बारे में
बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अच्छा प्रश्न हो सकता है इस पर, आप देखिए, यानी जो मुख्य मुख्य बिंदु है आप उतार लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में अहम भूमिका अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की थी। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो थे, उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी। और रूजवेल्ट ने इस जो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसकी आवश्यकता और उसके दर्शन की धुंधली रूपरेखा प्रस्तुत की थी। उन्होंने ये कहा था कि इस प्रकार का एक विश्व स्तरीय संगठन तैयार किया जाए जिसमें सभी राष्ट्र सहमत हो, और सहमत होकर के यानी वो सारे के सारे राष्ट्र जब कभी भी किसी भी देश पर, जैसे मान लो अगर कोई संकट आता है तो सारे राष्ट्र मिलकर के उसकी सहायता करें। तो ये रूजवेल्ट की योजना थी। और रूजवेल्ट ने इस बात पर बल दिया कि भावी विश्व संगठन के आधार पर महाशक्तियों का पूर्ण मतैक्य होना चाहिए, यानी सारी एकमत होनी चाहिए। और उसने सोवियत संघ, ब्रिटेन और अन्य मित्र शक्तियों को इस बात पर सहमत किया कि विश्व संस्था के निर्माण की तैयारी युद्ध काल में शुरू कर दी जानी चाहिए, यानी जो ये दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है इसी में इस प्रकार की संस्था बनाई जानी चाहिए। और उसने कहा कि मित्र राष्ट्रों को युद्ध जीतने के लिए नैतिक समर्थन और संबल प्राप्त होगा। 30 अक्टूबर 1943 को संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, सोवियत संघ, इनकी सरकारों ने अपने अपने विदेश मंत्रियों के माध्यम से एक संयुक्त घोषणा की थी। कब? 30 अक्टूबर 1943 को। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका, इंग्लैंड, सोवियत संघ, जिसको हम आज रूस कहते हैं, यानी विदेश मंत्री जो थे इनके, उनकी एक संयुक्त घोषणा विदेश मंत्रियों के माध्यम से एक घोषणा की थी। और इस घोषणा में क्या कहा गया था कि जितनी जल्दी संभव हो सके एक अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। इन विदेश मंत्रियों ने एक घोषणा पत्र निकाला अपने अपने देश से। अब क्या हुआ, सभी ये संगठन सभी शांतिप्रिय राष्ट्रों की संप्रभुता पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि ये जो संगठन होगा वो विश्व स्तर पर शांति स्थापना का संकल्प रखेगा। छोटे बड़े सभी इसके राष्ट्र है वो सदस्य बन सकेंगे। इसका उद्देश्य होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना। संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के संबंध में आगे विचार करने के लिए ईरान की राजधानी तेहरान में एक सम्मेलन हुआ। अब देखिए, यानी पहले तो 30 अक्टूबर 1943 को सम्मेलन होता है। 30 अक्टूबर 1943 को सम्मेलन होता है। उसके बाद यानी इसके बाद थोड़ा सा आगे चलने के बाद संयुक्त राष्ट्र संबंध में विचार कर ईरान की राजधानी तेहरान में फिर एक सम्मेलन हुआ। और यहां पर राष्ट्रपति रूजवेल्ट और मार्शल स्टालिन जो है आपस में मिले थे। अब देखें, यहां से प्रश्न आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र का उद्भव हुआ उस समय जो है राष्ट्रपति रूजवेल्ट और मार्शल स्टालिन सबसे पहले कहां मिले थे, तो ईरान के सम्मेलन में मिले थे। ईरान की राजधानी तेहरान में जो है इनका एक सम्मेलन हुआ था। अब क्या है कि इन दोनों ने संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 1 और 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के डम्बल्टन यानी इम्बाल्टन ओक्स भवन में हुआ था। इम्बाल्टन ओक्स भवन जो था वहां पे 21 अगस्त 1944 को एक और यानी अमेरिका के वाशिंगटन के इम्बाल्टन ओक्स भवन में हुआ था, जो 7 अक्टूबर 1944 तक चला था। 21 अगस्त से देखिए 21 अगस्त 1944 से यानी लगभग जो है 11 दिन। इसके बाद जैसे 30 सितंबर के 30 दिन और अक्टूबर के 7 दिन, यानी 48 दिन तक उनका ये सम्मेलन चला था। लगभग 48-49 दिन कह सकते हैं। 48-49 दिन तक का ये उनका सम्मेलन चला था। और वो सम्मेलन कहां हुआ था? वाशिंगटन के इम्बाल्टन ओक्स भवन में हुआ था। और इनने सभी राष्ट्रों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने ये स्वीकार किया कि संयुक्त राष्ट्र का कार्य क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि विश्व स्तर पर आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों पर भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना होगा। अगर कोई देश कमजोर है तो उस कमजोर देश को भी आर्थिक रूप से भी सहायता देनी होगी। तो ये एक विश्व स्तर पर हर तरह का काम करने के लिए इस प्रकार के एक संगठन की, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है, संयुक्त राष्ट्र या यूं कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की बात चली। तो 48 दिनों तक जब मंथन किया गया तो उन सभी ने यही बात की गई और यहां पर कुछ जो है चीजों पर सहमति भी हुई। ये जो सम्मेलन हुआ था, यानी ये जो सम्मेलन हुआ था वाशिंगटन वाले सम्मेलन में क्या हुआ कि इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की जो प्रमुख अंग है महासभा और सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके संबंध में निर्णय लिया गया था। महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इनके बारे में निर्णय लेने की बात चली कि इनके ये अंग होंगे। महासभा होगी, सुरक्षा परिषद होगा, सचिवालय होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी होगा।
और इस प्रस्ताव में महासभा और सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली पर सहमति हो गई। महासभा और सुरक्षा परिषद ये दो अंग है, दोनों अंगों पर सभी राष्ट्रों ने सहमति दे दी। और सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली के संबंध में सोवियत संघ पश्चिमी शक्तियों के मतभेद बने रहे। यानी महासभा और कार्यप्रणाली तो हो गई, लेकिन इनकी मतदान प्रणाली के संबंध में कि फिर सुरक्षा परिषद जो है वो कैसे निर्मित की जाएगी, उसमें कौन कौन से राष्ट्र उसके सदस्य होंगे, इस प्रणाली के संबंध में एक तो सोवियत संघ और पश्चिमी जो राष्ट्र थे उनके बीच में थोड़ा मतभेद हो गया कि किस प्रकार इस संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद जो अंग है इसका यानी उद्घाटन या यूं कह सकते हैं इस परिषद को कैसे बनाया जाएगा, इसमें सदस्य कौन होंगे। और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय सोवियत संघ के प्रदेश क्रीमिया के याल्टा नगर में लिया गया। फिर क्या है कि एक और सम्मेलन हुआ, सोवियत संघ का एक प्रदेश है क्रीमिया और क्रीमिया का याल्टा नगर में एक और सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत सारे जो निर्णय थे वो भी उसमें लिए गए थे। 4 फरवरी 1944 को स्टालिन, चर्चिल और रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन याल्टा में प्रारंभ हुआ था, 4 फरवरी 1944 को। अब देखिए यहां पर जो है वो कब समाप्त होता है, यानी 7 अक्टूबर 1944 को समाप्त होता है। 7 अक्टूबर 1944 तक ये चलता है, लेकिन इसी बीच क्या है देखिए फरवरी 1944 में जो है एक और शिखर सम्मेलन होता है और इसमें भी एक बहुत सारे निर्णय भी लिए गए थे। इसके अलावा देखिए सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर महत्वपूर्ण निर्णय है वो याल्टा सम्मेलन में ही लिया गया था। सोवियत संघ का जो क्रीमिया प्रदेश का जो याल्टा नगर है, याल्टा सम्मेलन में मतदान प्रणाली के संबंध में निर्णय लिया गया कि भाई मतदान इस प्रकार होगा। फिर अमेरिका ने 5 मार्च 1945 को सोवियत संघ, ब्रिटेन और चीन गणतंत्र की ओर से याल्टा सम्मेलन के निर्णय के अनुसार 51 राष्ट्रों को आमंत्रित किया। अमेरिका ने 5 मार्च 1945 को, कब 5 मार्च 1945 को, जिसमें रूस भी था, ब्रिटेन भी था, चीन भी था और अन्य जो 51 राष्ट्र है जो यानी इस पर अपनी सहमति जता रहे थे। जैसे उससे पहले 50 राष्ट्रों की सिग्नेचर हो चुके थे, तो 51 अन्य राष्ट्रों को भी जो है उसमें आमंत्रित किया गया। अब आमंत्रित करके और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में एक नया अधिकार पत्र स्वीकार किया गया। सैन फ्रांसिस्को नगर में उनका सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में एक चार्टर जो पत्र है या चार्टर है वो स्वीकार किया गया, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहा जाता है। यानी कब 5 मार्च 1945 को उनका जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है वो स्वीकार किया गया। और चार्टर के अनुच्छेद 110 में ये बात लिखी हुई थी कि सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका, चीन, गणराज्य तथा शेष राज्यों के अधिकांश राज्यों की सरकारों द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत ये चार्टर लागू माना जाएगा। अब 110 में ये लिखा गया सोवियत संघ भी होगा, फ्रांस भी होगा, अमेरिका, चीन और अन्य जो राज्य है, अगर ये सरकार ये सारे साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, तो ये चार्टर लागू माना जाएगा। और बात हुई यही कि 24 अक्टूबर 1945 तक सभी जो 51 राष्ट्र थे उन्होंने शर्त यानी मान ली और वो स्थिति को संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रादुर्भाव माना जाता है। यानी यहां तक क्या है कि सभी ने अपने हस्ताक्षर कर दिए उस चार्टर पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर बना था 110 के अनुच्छेद 110 की पालना हो गई और 24 अक्टूबर तक सारे देशों के साइन हो गए, हस्ताक्षर हो गए। तब से क्या है कि ये 24 अक्टूबर 1945 को इसका अस्तित्व माना जाता है, यानी इसका उद्भव माना जाता है। अब ये तो था कि इसका उद्भव कैसे हुआ, इसमें क्या क्या परिस्थितियां रही। इसके बाद आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने का क्या उद्देश्य था। इसके प्रमुख उद्देश्य एक तो था कि सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक व्यवस्था द्वारा, यानी एक देश नहीं, सारे देश मिलकर के और अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम करें और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना। जैसे जो दूरी राष्ट्र है या अन्य कोई महाशक्तियां हैं, वो विश्व स्तर पर यदि किसी प्रकार का आतंक फैलाना चाहती है या विश्व स्तर पर किसी प्रकार की कोई घिनौनी हरकत करती है, तो उसे दबाने का काम कौन करेगा? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं वो करें। दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया जाए। अगर किसी दो देशों के बीच में विवाद हो जाता है तो यूएनओ के माध्यम से जो है वो उनका संधि समझौता होता है। राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना, यानी उपनिवेशवादी जो गतिविधियां हैं उनको प्रक्रिया को गति देना। यानी कई देश है वो दूसरे देशों को उपनिवेश बने हुए हैं, जैसे अपना भारत भी जो है वो उस समय इंग्लैंड का अधीन था। तो यानी इस प्रक्रिया का विघटन किया जाए, उनको स्वतंत्र करवाया जाए,
इसमें भी सभी ने जो है एक अच्छा निर्णय लिया। चौथा उनका उद्देश्य था कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना और पुष्ट करना। इसके अलावा निशस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना, ये इनके उद्देश्य रहे थे। यानी एक शॉर्ट एंड बहुत ही स्वीट थे, जिसमें सारी व्यवस्थाएं आ जाती है। अब जैसे आ जाता है प्रश्न की संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत क्या है, और सिद्धांत है वो संयुक्त राष्ट्र की धारा 2 में लिखा है। संयुक्त राष्ट्र के जो चार्टर है, चार्टर की धारा 2 है, यानी यूं कह सकते हैं उसका अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 2 में संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत लिखे हुए हैं। सबसे पहले सिद्धांत है समानता और सर्वोच्चता का सिद्धांत, पूरे विश्व के देशों को समानता पर लाना, ये पहला उनका सिद्धांत है। दूसरा है सदस्य राष्ट्रों द्वारा चार्टर द्वारा प्रदत्त उत्तरदायित्वों का पालन पूरी ईमानदारी से करना। अगर चार्टर द्वारा कोई भी दायित्व दिया जाता है किसी भी देश को, तो पूरी ईमानदारी से उसकी पालना करनी है। तीसरा उनका सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण साधनों से करना है, यानी दोनों देशों के बीच में जो समाधान है वो शांतिपूर्ण किया जाना चाहिए। इसके अलावा चौथा उनका सिद्धांत है कि सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई काम नहीं करेंगे, और वे किसी देश की स्वतंत्रता का हनन करने की या आक्रमण करने की न तो धमकी देंगे और नहीं ऐसा काम करेंगे। यानी जितने भी राष्ट्र है वो सारे राष्ट्र है वो मिलजुल करके काम करेंगे। किसी भी देश के कोई प्रतिकूल कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, किसी देश की स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जाएगा, और किसी देश पर कोई आक्रमण करने की बात भी नहीं की जाएगी। और ऐसा नहीं है कि कोई एक देश जो निर्बल देश है उस देश को धमकी दे दी जाए, ऐसा भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोई भी देश चार्टर के प्रतिकूल काम करने वाले देश की सहायता नहीं करेगा। चार्टर के प्रतिकूल यदि कोई काम करता है, उनके नियमों की पालना नहीं करता है, तो उस देश की सहायता नहीं करती है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ इसका सदस्य न बनने वाले राज्यों से भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाले सिद्धांत का पालन करवाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएनओ में ये बात भी है कि अगर कोई देश इसका सदस्य राष्ट्र नहीं है, कोई राष्ट्र सदस्य नहीं है, और वो मनमानी करता है, तो उसे दबाने का काम भी, यानी उसे जो है सही लाइन पर लाने का काम भी यूएनओ करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश की घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यदि उस देश का शासन कैसे चलता है, यानी उसकी संप्रभुता पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप या दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। अब ये तो हो गया। अब हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का जो बजट होता है वो क्या होता है, यानी बजट कैसे होता है, उसको पैसे वगैरह कहां से मिलते हैं, उनका खर्चा कैसे चलता है। संयुक्त राष्ट्र का जो घोषणा पत्र है उसका अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 में बजट की बात की गई है। अनुच्छेद 2 है उसमें सिद्धांतों की बात की गई है, और अनुच्छेद 17 जो है उसमें बजट की बात की गई है। और इसमें यह लिखा गया है कि उसे अनुमोदित करने का जो काम है वो महासभा का है। महासभा के जो सदस्य हैं, सदस्य राष्ट्र हैं, वो यानी बजट से संबंधित जो है जिम्मेदारी संभाल रखी है। क्या बजट रहेगा, कैसा रहेगा, उन सभी की जिम्मेदारी उनकी है। इस अनुच्छेद के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के खर्च का वहन सदस्य देशों द्वारा किया जाएगा। जैसे 193 सदस्य है, 193 सदस्यों के सदस्य राष्ट्र है, वो यूएनओ का जितना भी खर्चा है वो वहन करते हैं। राशि का निर्धारण भी महासभा करती है। अब इसमें एक बात यह भी है कि जैसे अलग अलग राष्ट्रों से अलग अलग राशि ली जाती है, क्योंकि उनकी आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक मजबूती के आधार पर उनसे जो है यानी बजट लिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। महासभा जो है अनुमोदित करती है और उस बजट को उस देश के समक्ष रखा जाता है कि जैसे जिस देश से जितना बजट लेना होता है तो वहां पर वो रखते हैं, और इसके माध्यम से जो है उनका खर्च है वो चलता रहता है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है, और उसकी एक 16 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी होती है, समिति होती है, जिसका नाम होता है द एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस। इसके द्वारा समीक्षा की जाती है। यानी जैसे मान लो महासचिव या जैसे महासभा है वो अपना अनुमोदन करवाती है बजट का, उस बजट के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें 16 सदस्य होते हैं, और 16 सदस्यों में जैसे जितने भी जो राष्ट्र है उन राष्ट्रों के करीब करीब व्यक्ति भी होते हैं। तो वो क्या है कि उस यानी समिति के माध्यम से जांच की जाती है, और बजट के कार्यक्रम संबंधी पहलुओं की एक 34 सदस्यीय कार्यक्रम और समन्वय समिति द्वारा भी समीक्षा की जाती है, जिसमें और अन्य जो है 34 सदस्यों की एक और कमेटी होती है, वो भी उनके कार्यक्रम क्या है, कार्यक्रम कैसा रहेगा, उसमें कितना खर्च आएगा, और उस खर्च में यदि क्या कोई कम तो नहीं है, इसके संबंध में भी वहां पर चर्चाएं की जाती है। महासभा की एक सहायक संस्था है द कमेटी ऑन कंट्रीब्यूशन, को विभिन्न देशों द्वारा दी जाने वाली राशि के निर्धारण की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब जैसे विभिन्न देशों के द्वारा जो भी राशि दी जाती है उसका निर्धारण करना, यानी उसका रिकॉर्ड रखना, वो काम कौन सी कमेटी का है, द कमेटी ऑन कंट्रीब्यूशन,
जो एक महासभा की सहायक संस्था है, वो उनका रिकॉर्ड रखती है। तो ये उनका बजट हुआ। बजट के अलावा जो है उनकी सदस्यता की बात क्या है, जैसे मान लो अगर कोई सदस्य राष्ट्र बनना चाहता है, छोड़ना चाहता है, तो उसके संबंध में क्या है, और वो भी चार्टर में 2 प्रकार की सदस्यता है उल्लेख किया गया है। कुछ देश तो प्रारंभिक सदस्य जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और सैन फ्रांसिस्को में चार्टर पर हस्ताक्षर करके उसकी पुष्टि की थी, यानी 1942 से ही वो उसके सदस्य हैं, और कुछ सदस्य हैं वो बाद में आए हैं। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता उन सभी राष्ट्रों को भी उपलब्ध हो सकती है जो शांतिप्रिय हो, चार्टर में विश्वास रखते हो, जो चार्टर द्वारा निर्धारित जो कर्तव्य दिए गए उनको स्वीकार करते हो, जिनको ये संस्था इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए उपयुक्त समझती हो, तो उस राष्ट्र को उसकी सदस्यता दी जा सकती है। उसकी सदस्यता प्राप्ति कैसे होती है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्ति करने के लिए क्या नियम है। सबसे पहले महासभा जो है, महासभा में 2/3 बहुमत, महासभा के जो सदस्य हैं उनमें 2/3 बहुमत से उसको पारित किया जाता है, उस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। फिर सुरक्षा परिषद के जो 15 सदस्य हैं, जिनमें से 10 तो अस्थायी है और यानी 5 है वो स्थायी सदस्य हैं, उनमें से 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है, जिनमें से 500 स्थायी सदस्य 500 होने चाहिए, स्थायी सदस्य जो है 500 होने चाहिए, और इसके अलावा 4 जो है वो अस्थायी सदस्यों में से हो। तो इस प्रकार 9 सदस्यों की सहमति जरूरी है, तब क्या है कि उस राष्ट्र को सदस्यता प्राप्त होती है। तो सदस्यता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले महासभा में प्रस्ताव रखा जाता है, फिर वो महासभा में पास होता है, 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, फिर वो सुरक्षा परिषद में जाता है। सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य हैं, जिनमें से 500 स्थायी सदस्यों का यस होना जरूरी है, इसके अलावा 4 अस्थायी सदस्यों का भी यस होना जरूरी है। तो 9 सदस्यों के जब हस्ताक्षर हो जाते हैं तो उस देश को सदस्यता प्राप्त हो जाती है। महासभा में निर्णय के पूर्व भी सुरक्षा परिषद की स्वीकृति आवश्यक है। एक ही और है, जैसे मान लो महासभा में कोई भी जैसे प्रस्ताव रखा जाता है, तो उस प्रस्ताव को रखने से पहले क्या है कि सुरक्षा परिषद से उसको ओके करवाना जरूरी है, यानी सुरक्षा परिषद में उसकी स्वीकृति लेनी जाती है। स्वीकृति लेकर के ही उससे यानी प्रस्ताव को है महासभा में रखा जाता है, फिर उस पर चर्चा होती है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा किसी राज्य को सदस्यता प्रदान कर सकती है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर है, और 5 जो स्थायी सदस्य कौन कौन से, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये चारों जो है 500 जो सदस्य है वो स्थायी सदस्य हैं। तो इनका यानी हस्ताक्षर होना जरूरी है, इनमें से एक भी मना कर देता है तो कोई काम नहीं होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अभी वर्तमान में सदस्य है वो 193 है। कितने हैं? 193 है। नए राष्ट्र जो 3 राष्ट्र है वो अभी अभी जैसे जुड़े हैं, यूं कह सकते हैं कि 21वीं शताब्दी में ही जुड़े हैं। तो एक तो है तिमोर लेस्टे जो कि 191वां सदस्य बना था, 29 सितंबर 2002 से है। बाल्कन राष्ट्र यानी मोंटेनेग्रो जो कि 192 नंबर का सदस्य है वो 28 जून 2006 से है। दक्षिण सूडान जो 193 नंबर का सदस्य है वो 14 जुलाई 2011 से है। तो 193 सदस्य है, इनमें से नवीनतम जो है एक तो तिमोर लेस्टे, बाल्कन राष्ट्र, मोंटेनेग्रो और दक्षिण सूडान, जिनमें से एक तो 2002 में बना था, 2006 में बना था, 2011 में बना था। ये इनके सदस्य हैं। इसके अलावा अगर मान लो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है, तो उनका निलंबन कैसे होता है, यानी उनको कैसे निकाल दिया जाता है। कई सदस्यों को निकाल भी दिया जाता है, तो उनका क्या नियम है। सुरक्षा परिषद की जो रिपोर्ट है उस पर सदस्य देशों को महासभा से निलंबित किया जा सकता है। चार्टर में सदस्यता समाप्त करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। चार्टर में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इस प्रकार सदस्यता का समापन किया जाएगा, उसका कोई संविधान नहीं है। लेकिन चार्टर की धारा 5 और 6 के अनुसार संघ के किसी भी सदस्य को चार्टर के सिद्धांतों का अगर निरंतर उल्लंघन किया जाता है और सुरक्षा परिषद उसकी सिफारिश कर देती है, तो महासभा द्वारा उसकी सदस्यता को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अनुच्छेद 5 और 6 में अगर मान लो लगातार वो कोई नियमों का उल्लंघन कर रहा है और सुरक्षा परिषद जो है इसको घोषित कर देती है कि ये देश जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने उद्देश्य हैं, जो सिद्धांत है, उनकी पालना नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी सदस्यता को इससे वंचित किया जाए, तो वो महासभा में चला जाता है और महासभा जो है उसकी सदस्यता के रिजेक्शन का ऑर्डर निकाल देती है और उसकी सुविधाओं पर बंधन लगा दिया जाता है। सुरक्षा परिषद को किसी भी निलंबित राष्ट्र को पुनः स्थापित करने का अधिकार भी है। सुरक्षा परिषद में यदि मान लो पुनः वो गुहार लगाते हैं कि मैं अब पालना करूंगा, तो वो उसे वापस भी ले सकती है। ऐसा हुआ भी है। कब हुआ था
कि 22 सितंबर 1992 में, कब हुआ था? 22 सितंबर 1992 में यानी पूर्व जो युगोस्लाविया है उसको सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर सदस्यता से निकाल दिया गया था। फिर महासभा ने 2 नवंबर 2000 को पुनः लोकतांत्रिक युगोस्लाविया को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता पुनः अनुमति दे दी थी। 1992 में उसे निकाल दिया गया था और फिर वो एक लोकतंत्रात्मक राष्ट्र के रूप में उभर कर आया और फिर उसने अपनी अर्जी लगाई या अपना प्रस्ताव रखा महासभा के माध्यम से, यानी सुरक्षा परिषद की सिफारिश के माध्यम से फिर 2 नवंबर 2000 को फिर से युगोस्लाविया को सदस्यता दे दी गई। अब जैसे मान लो ये तो था कि संयुक्त राष्ट्र संघ खुद निकालता है, कुछ ऐसे नियम भी होने चाहिए जो अगर मान लो कोई देश सदस्य नहीं रहना चाहता है, वो अपनी सदस्यता का प्रत्याहरण करना चाहता है, यानी वो खुद अपने स्वयं हटना चाहता है, तो कैसे हट सकता है। इसके संबंध में भी, सदस्यता के संबंध में भी चार्टर जो है मौन है। इसमें भी ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि आदमी कैसे, यानी जो राष्ट्र है वो कैसे अपनी सदस्यता का प्रत्याहरण या अपनी सदस्यता वापस ले सकता है। सदस्यता के प्रत्याहार करने की न तो कोई चार्टर आज्ञा देता है और न ही मना करता है। सैन फ्रांसिस्को में इस विषय पर एक सम्मेलन हुआ था, बहुत बड़ी बहस भी हुई थी। कुछ राज्य तो इसके पक्ष में थे कि सदस्यता की वापसी के लिए निषेधाधिकार दिया जाए। कुछ जो सदस्य थे उन्होंने कहा कि भाई एक राष्ट्र है वो अपनी सदस्यता यूएनओ से वापस ले सकता है, इस प्रकार का ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन कुछ राज्य उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यदि मान लो वो अच्छाई से काम नहीं करता है तो उसको सस्पेंशन किया जा सकता है। तो इस प्रकार उन पर सही कोई निर्णय नहीं हुआ और अंत में यह निश्चित किया गया कि इस विषय पर कोई व्यक्ति प्रावधान नहीं रखा जाए जिसके अनुसार विशेष परिस्थिति में सदस्य जो है वो अपनी सदस्यता वापस ले सकते हैं। अगर कोई विशेष परिस्थिति बन जाती है और वो सदस्य नहीं रहना चाहता है तो वो वहां पर अपना प्रस्ताव रखेगा, सुरक्षा परिषद उसे पुनः पारित करेगी और महासभा जो है उसे प्रत्याहरण का आदेश दे देगी। और पिछले 75 वर्षों के जीवन काल में इंडोनेशिया ने 1965 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का प्रत्याहार किया था। 75 यानी जो पिछले जो है कई वर्षों में इंडोनेशिया ने 1965 में अपनी सदस्यता वापस ली थी। एक वर्ष के बाद फिर जो है उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश ले लिया था, यानी 1966 में वो पुणे आ गया था। 1965 में उसने सदस्यता का प्रत्याहार किया, सदस्यता अपनी वापस ली और फिर से वापस आ गया था, एक राष्ट्र जो था। इसके अलावा जो है अन्य अंगों से जो है, अन्य जो अवयव है उनसे भी प्रत्याहार हुआ है। जैसे अमेरिका ने 1 नवंबर 1977 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो सदस्यता थी उसका परित्याग कर दिया था। 1 जनवरी 1985 से अमेरिका ने यूनेस्को की सदस्यता का परित्याग कर रखा है। ब्रिटेन और सिंगापुर ने भी यूनेस्को पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंध का आरोप लगाते हुए यूनेस्को की सदस्यता को त्याग दिया है। 12 वर्ष बाद मई 1997 में ब्रिटेन ने यूनेस्को की सदस्यता पुनः ग्रहण की, यानी ब्रिटेन ने तो वापस कर ली लेकिन इन्होंने अभी तक ग्रहण नहीं की है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता केवल इस कारण प्राप्त नहीं कर सका कि परंतु जब अमेरिका राष्ट्रीय और आर्थिक हितों ने मांग की तो उसने विरोध करना बंद कर दिया। साम्यवादी चीन जो है, यानी यहां से अलग चीज है। अब यह है, देखिए एक प्रश्न यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की सदस्यता का विवादास्पद प्रश्न क्या है। चीन की सदस्यता थी, उसको कई दिनों तक सदस्यता प्राप्त नहीं हुई थी, उसको मेंबर नहीं बनाया गया था, तो इसका क्या प्रश्न था उसके बारे में देखिए। चीन की सदस्यता के प्रश्न से यह स्पष्ट कर दिया था कि सदस्यता का प्रश्न एक राजनीतिक प्रश्न है। 1949 से लेकर के 1971 तक अमेरिका ने चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता नहीं दी। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवादी चीन यानी फार्मोसा को ही चीन की वैध सरकार मानता रहा। चीन की जो फार्मोसा यानी चीन की जो राष्ट्रवादी चीन है उसी को उन्होंने वैध मानता रहा। साम्यवादी सरकार को उन्होंने मान्यता नहीं दी अमेरिका ने, क्योंकि उसको वीटो पावर है। क्यों? क्योंकि अमेरिका उसका विरोधी था। जब कभी चीन की सदस्यता का प्रश्न सुरक्षा परिषद में उठता तो अमेरिका वीटो का प्रयोग करता और फिर वो प्रस्ताव वहीं का वहीं खारिज हो जाता। इस प्रकार सितंबर 1971 तक उसने चीन की साम्यवादी सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ से अलग रखा और 1970 से जब चीन और अमेरिका के संबंधों में कुछ सुधार होने लगा, उनके संबंध मधुर होने लगे, तो चीन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश का दरवाजा खुल गया और 26 अक्टूबर 1971 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर एक प्रस्ताव पारित करके जनवादी चीन को संघ का सदस्य बना दिया गया। यानी पहले तो राष्ट्रवादी चीन को मानता रहा, उसके बाद उसने जो जनवादी चीन या साम्यवादी चीन, जो साम्यवादी सरकार है, उसको उन्होंने मान्यता दे दी। कब? 26 अक्टूबर 1971 से।
और इसके साथ ही पहले जो चीन का प्रतिनिधित्व करने वाला जो फार्मोसा यानी ताइवान है, जो राष्ट्रवादी चीन है, उसको उसकी सदस्यता से वंचित कर दिया और कहा कि आपकी सदस्यता नहीं है, आपको ताइवान के रूप में जो है अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। इस प्रकार जो है संयुक्त राष्ट्र से निकाला जाने वाला जो चीन है वो पहला देश तो राष्ट्रवादी चीन है। कौन सा? जैसे ताइवान जिसको कहते हैं अभी। अब कुछ सदस्यों का जो निष्कासन है, निष्कासन के समय अनुच्छेद 6 है। अनुच्छेद 6, अगर कोई सदस्य जानबूझकर लगातार चार्टर में जो नियमों का उल्लंघन करता है तो सुरक्षा परिषद सुझाव के द्वारा उनको निकाल सकता है। सदस्यों का निष्कासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके लिए सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की सकारात्मक सहमति होनी चाहिए, 500 सदस्य शामिल होने चाहिए और उसके साथ ही महासभा में 2/3 सदस्यों का बहुमत भी होना चाहिए। बात वही है जिस प्रकार सदस्य को लिया जाता है, लेते समय भी महासभा में 2/3 बहुमत प्लस सुरक्षा परिषद के 500 स्थायी सदस्य प्लस 4 अस्थायी सदस्य, उनकी सिफारिश होनी चाहिए। इसी प्रकार जब उनका निष्कासन किया जाता है, उनको हटाया जाता है, तो हटाने के संबंध में भी इसी प्रकार का प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। वर्तमान में जो है कौन से देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है? एक तो ताइवान, जिसको राष्ट्रवादी चीन भी कहा जाता है। उनसे ताइवान से यह आग्रह किया गया था कि ताइवान के नाम से आप सदस्य बनना स्वीकार करें, लेकिन उसने ये निर्णय स्वीकार नहीं किया। एक जिसको होली सिटी या वेटिकन सिटी कहते हैं, वो भी उसकी स्थिति जो स्थायी रूप से तट स्वीकृत प्रदेश की है, लेकिन अभी तक वो सदस्य नहीं है। अब इसके अलावा जो है हम आगे जो अध्ययन करेंगे उसके लिए एक अगला पॉइंट बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। अनुच्छेद 7 में यूएनओ के अंगों का वर्णन है, अनुच्छेद 7 में, और इसके 6 अंग है: महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये 6 अंग है। 6 अंगों में से हम जो इसके भी 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैं, इनकी बहुत ही यानी इनमें से प्रश्न भी अच्छे आते हैं। और जैसे मान लो 3 का हम पहले पढ़ लेंगे, 3 का बाद में पढ़ेंगे, तो यानी 2 वीडियो और हमें पढ़ने होंगे। आज के लिए मैं समझता हूं कि आपने समझा होगा। कितना आपके समझ में आया आप जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।